नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो मिनिमल चेंज डिजीज पढ़ना है। ये मिनिमल चेंज डिजीज मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रेन में, मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट में। मम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज नेफ्रोपैथी और ग्लोमेरुलर डिपोजिशन डिजीज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी इंजरी हो जिसके कारण हमारा पोडोसाइट डैमेज हो। पोडोसाइट डैमेज होता है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो मासिव प्रोटीनूरिया हो रहा है ग्रेटर देन 35 ग्राम पर 24 आवर। तो अगर ये मासिव प्रोटीनूरिया होगा तो दो चीज़ होगा, एल्बुमिन कमेंगे, ANP कमेगा, जिसके कारण इदीमा होंगे। ठीक है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर एंटीथ्रोम्बिक फैक्टर 3 कमेगा, प्रोटीन कमेगा और हीमोग्लोबिन कमेगा। ठीक है, अगर ये हमारा लीवर एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, तो लीवर एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, लिपिड ज़्यादा सेक्रिएट होता है ब्लड में। ठीक है, जिसके कारण यूरिया में लिपोइड दिखेंगे। यूरिया में लिपिड को अगर हो जाए तो उसको लिपोइड कहते हैं, जिसके कारण लिपिड कास्ट होंगे। ठीक है, और इसके कारण क्या होंगे, ये माल्टीज क्रॉस टेस्ट को पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, इसमें जो ये जो पेशेंट होते हैं वो ओवल फैट बॉडी के होते हैं, ये लिपिड कास्ट के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो ये मोटे होते हैं, ये होते क्यों हैं, तो मेनली जो मोटे होते हैं ना, वो एल्बुमिन कम हो जाता है, एक मिनट, एल्बुमिन कम हो जाता है, जिसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, या ANP कम हो जाता है, जिसके कारण सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ये दोनों के कारण क्या होता है, इदीमा होता है, मेनली सोडियम और वाटर के बढ़ जाने के कारण। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है। और क्या हो सकता है फैक्टर, तो ट्रांसफेरिन क्या होता है, जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी कमी हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा जो सेल है वो आयरन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। TVG के घटने के कारण हाइपोथायराइडिज्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि सेल रिस्पॉन्स नहीं करता T3 T4 के सप्लीमेंट को। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, तब पोडोसाइट, पहले हम लोग पोडोसाइट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इस तरह से क्या होता है, सबसे ऊपर होता है हमारा, ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का ये इंडोथेलियम है। ठीक है, उसके बाद होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे विसरल ये एपिथेलियम होता है इस तरह का। और ये बीच में छन्नी होते हैं इस तरह का, देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, NPSH1 जीन का म्यूटेशन होगा, तो इसमें क्या होंगे, नेफ्रीन का डिफिशियंसी होगा, जिसके कारण कंजेनाइटल या फिनिश ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या, कौन सा, कंजेनाइटल या फिनिश, FINNISS फिनिश नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिलेगा। और अगर NPSH2 जीन में म्यूटेशन हुआ तब पोडोसिन की डिफिशियंसी होगी। ठीक है, जिसके कारण FSGS सिंड्रोम मिलेगा, जो अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पोडोसाइटोपैथी होता है, पोडोसाइटोपैथी कहने का क्या मतलब है, PODO, पोडोसाइटोपैथी, पैथी मतलब डिजीज, पोडोसाइट में जब डिजीज होगा तो ये दो तरह का होता है, या तो ये माइल्ड होगा या फिर ये सीवियर होगा। माइल्ड में लॉस ऑफ एल्बुमिन होते हैं, सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है,
और ये रिस्पॉन्सिव होता है स्टेरॉयड का। लेकिन जो सीवियर होता है उस पर एल्बुमिन के साथ इम्यूनोग्लोबिन, प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन फैक्टर 3 लॉस होता है, जिसके कारण ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया है और ये स्टेरॉयड का रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ओवरऑल क्या पढ़ा कि इसमें क्या देखने को मिलेंगे। इसमें देखने को मिलेंगे हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, इदीमा, लिपिड्यूरिया, हाई ग्रेड एल्बुमिनूरिया। तो डिफरेंट कैसे होता है ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम से। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमें आरबीसी का कास्ट मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लिपिड का कास्ट मिलता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें देखिए कैसा रहेगा, ये आई के चारों ओर पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, फेस पफी लगेंगे, पैर में इस तरह का पीटिंग इदीमा देखने को मिलेगा। तो हैवी प्रोटीनूरिया होते हैं, हाइयर 24 आवर ये इस प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है, जिसके कारण जीएफआर घट जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हम एसी इनहिबिटर और एआरबी देते हैं। इसमें मिनिमम हेमेटूरिया कम से कम होगा, क्योंकि हेमेटूरिया अगर आ गया तो वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आ जाता है। हाइपो एल्बुमिनेमिया, ब्लड में एल्बुमिन कम होंगे। हाइपर कोलेस्टेरेमिया, ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे, क्योंकि लीवर एक्टिव हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, लिपिड को लो करना। इदीमा हो जाएगा तो डायरेटिक देंगे। हाइपरटेंशन, हाइपर कोगुलेटिव स्टेज में हम एंटीकोगुलेंट देंगे। ठीक है, तो मेनली इतना तरह का हमारा वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखिए जो फेवरी डिजीज होता है ना, उसमें प्रोटीनूरिया भी कम होता है, हेमेटूरिया भी कम होता है, वेस्कुलर इंजरी होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा वेस्कुलर इंजरी कौन सा आता है, तो हमारा ये एमिलॉइड ए या एल एमिलोइडोसिस में आता है। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा ये प्रोटीनूरिया किस में होता है, तो ये स्टार्टिंग के ऊपर से जो यहाँ तक है ना, ये फिब्रिली इम्यूनो एक्टोइड डिजीज तक ये मेनली ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है। ठीक है, मिनिमल चेंजेस डिजीज अलग से पढ़ा चुके हैं, ये मेनली बच्चों में होता है। इसमें पोडोसाइट में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज आ रहे हैं फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये जो फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ये होता क्यों है, ये मेनली दो तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ना, वो होता है आइडियोपैथिक, मतलब कि इसके कॉजेज अननोन है। और सेकेंडरी जो होता है वो रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन या सिकल सेल डिजीज के कारण होता है। अब रिफ्लक्स जो नेफ्रोपैथी है, ये एचआईवी पेशेंट में देखा जाता है। हाइपरटेंशन जो आईवी ड्रग यूजर होते हैं, अब्यूजर होते हैं। और सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज, जिनमें यूनिलेटरल रीनल एजीनेसिस होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसके नाम में देखिए फोकल मतलब कि पूरे एरिया को नहीं, कोई पार्टिकुलर एरिया को अफेक्ट किया है, किसी सेगमेंट को अफेक्ट किया है ग्लोमेरुलस का। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है, तो ये एडल्ट में मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आता है। इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोटीन निकलते हैं। ठीक है, फोकल और ये सिगमेंटल है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो जो पोडोसाइट है वो थीन हो चुका है, क्योंकि पोडोसाइट ये है, इस तरह से होता है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या होता है, डिपोजिट होता है, जिसके कारण ये इस तरह से थीन होते जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एचआईवी पेशेंट में कैसे होता है, तो ये जो एचआईवी पेशेंट में होता है ना, उसको एचआईवीएन कहते हैं, मतलब कि एचआईवी एसोसिएटेड ये न्यूरोपैथी। मेनली जो एफएसजीएस है वो ग्लोमेरुलर टिप कोलैप्सिंग टाइप है, तभी तो वो होता है ना, इसका प्रोग्नोसिस गुड है। एचआईवी में ग्लोमेरुलर डैमेज होंगे, ट्यूबुलर सिस्टिक लेशन होगा, विसलर इपिथेलियम सेल हाइपरट्रोफी होंगे, जिसके कारण इसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगा। ऐसे इसका गुड प्रोग्नोसिस है, लेकिन एचआईवी वाले पेशेंट में इसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगा। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव होगा
रिस्पॉन्सिव नहीं होगा स्टेरॉयड का। स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो नॉन सेलेक्टिव है वो स्टेरॉयड के लिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ज़्यादा रिलेशन होता है HIV पेशेंट वाले से। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा प्रोटीनूरिया निकलता है। 1/3 जो होता है ना इसके केसेस वो एडल्ट होते हैं और 1/2 जो होते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। सॉरी। पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा? जब नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया होगा, अफ्रीकन अमेरिकन रेस होंगे, रीनल इंसफिशियंसी होगा। ठीक है, ये दो तरह का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ना वो बार बार होता है। 25 से 40% पेशेंट में एलोग्राफ्ट किया जाता है इन द स्टेज डिजीज में, जिसके कारण ग्राफ्ट लॉस हो जाता है हाफ केसेज में। सेकेंडरी में अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट किया जाता है, कोई रोल नहीं होता है इसका स्टेरॉयड में। तो इसमें मेनली इसके कॉज क्या क्या हैं, तो इसके कॉज में आ जाएंगे। अभी डिस्कस किया प्राइमरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, सेकेंडरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, वायरस में HIV, हेपेटाइटिस B और पार्वोवायरस, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, कोलेस्ट्रॉल इम्बोली, ड्रग में हीरोइन, एनर्जेसिक, बाइफॉस्फेट स्कैसिटी, ओलिगो मेगनेफोर्निया, रीनल डिजेनेसिस, एल्पोज सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज, लिम्फोमा, रेडिएशन नेफ्राइटिस, फेमिलियर पोडोसाइटोपैथी। इसमें इतने सारे म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। अल्फा ग्लैक्टोसाइड ए डिफिशियंसी, जिसको हम फेवरी डिजीज कहते हैं। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड हाइड्रोजिलेज डिफिशियंसी, जिसको सिंपल भाषा में नेफ्रोसियालोडोसिस कहते हैं। ठीक है, पैथोजिनेसिस तो इसका मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसमें टी सेल मेडिएटेड सर्कुलेटिंग परमेबिलिटी फैक्टर के कारण होता है। सॉल्यूबल यूरोकाइनेज रिसेप्टर लेवल बढ़ जाने के कारण होता है। TGF बीटा मेडिएटेड सेलुलर प्रोफरेशन और मैट्रिक्स के सिंथेसिस के कारण होता है। पोडोसाइट के एबनॉर्मिटीज़ के कारण होता है। APOL1 लोकस पर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाने के कारण होता है। ये मेनली ज़्यादा देखा जाता है कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या था कि चेंजेज होता है कोई पार्टिकुलर जगह पे। देखिए यहाँ पे चेंजेज हुआ है, ये पूरा इन्वॉल्व नहीं है, कोई पार्टिकुलर एरिया पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये मेनली 4 तरह के होते हैं, पेरीहिराल, टिप लेसन, कोलैप्सिंग या सिनिक्वानन। ठीक है, ये देखिए हमारा पेरीहिराल है, मतलब यहाँ पर हुआ है डैमेज। टिप लेसन, यहाँ टिप पे हुआ है। कोलैप्सिंग, जहाँ तहाँ हुआ है, सेलुलर किसी पार्टिकुलर सेल को अफेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, पेरीहिराल ऊपर वाला में, सेकेंड वाला में टिप पे हुआ है ना, यहाँ पे पेरीहिराल टिप पे हुआ है। कोलैप्सिंग मतलब यहाँ ऐसे से फैला हुआ है, और उसके बाद ये क्या है, सेल, पूरे सेल को यहाँ पे अफेक्ट किया है। ठीक है, अब ये जो पेरीहिराल है ये क्या होता है, मेनली सेगमेंटल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। इसमें ग्लोमेरुलर टफ इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे, जहाँ पे वेस्कुलर पोल होते हैं। देख सकते हैं पिक्चर में। नेफ्रॉन मास लॉस करता है, लेस प्रोटीनूरिया और लेस स्टेरॉयड रिस्पॉन्स करता है। FSGS में NOS टाइप का। टिप लेसन में सेगमेंटल स्क्लेरोसिस होता है, जहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑथलेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑथलेट हो रहा है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, बेहतर प्रोग्नोसिस है अदर टाइप ऑफ FSGS से। ठीक है, इसका बेहतर प्रोग्नोसिस है। कोलैप्सिंग, ये सेगमेंटल कोलैप्स कहाँ पे होता है, तो कैपिलरी लूप में, जहाँ पे कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, ये आइडियोपैथिक होते हैं या HIV से रिलेटेड होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। HIV इन्फेक्शन में कौन सा फोकल सेगमेंटल देखने को मिलता है, तो कोलैप्सिंग। इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। साइनिक्वानन, वेल डिफरेंशिएटेड सेगमेंटल इंक्रीज इन मैट्रिक्स एंड ऑब्लिटेशन ऑफ द कैपिलरी रूप। कैपिलरी रूप में 2 जगह हुआ है, एक तो साइनिक्वानन में और एक
कोलैप्सिंग में मेनली HIV या आइडियोपैथिक से लेना देना होता है। और इसमें क्या होता है ना, सैनिक वनन में मैट्रिक्स बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं बढ़ता है, ये डायरेक्ट कोलैप्स हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्लिटेशन होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो रास है उसको कम करेंगे, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्यूरिया लाएंगे, स्टेरॉयड देंगे, अगर रिस्पांस नहीं कर रहा है तो अदर ड्रग यूज करेंगे। ये रीमी दोबारा सिर्फ 20 से 45% करता है अगर स्टेरॉयड 6 से 9 मंथ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो बताना भूल गए। लाइट माइक्रोस्कोप पे ये मेनली वो दिख रहा था कोलैप्सिंग, ग्रेनुलर टिप, सेलुलर वेरिएंट, पेरीहिराल, लेकिन इम्यूनोफ्लोरोसेंस में इसमें डिपॉजिट क्या होगा, C3 IgM डिपॉजिट होगा, जिसके कारण स्क्लेरोसिस एरिया होता है। ये अफेक्ट करता है ऑल एज ग्रुप को। मेली क्लिनिकली ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया होता है, जिसके कारण GFR रेड्यूस होता है, हाइपरटेंशन होते हैं और पुअर रिस्पॉन्स करता है ये स्टेरॉयड का। फिर भी इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, स्टेरॉयड ही देते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन चिल्ड्रेन, तो क्या होगा, सिस्टिनोसिस। ये कोलैप्सिंग में लिए HIV के कारण होता है एडल्ट में, लेकिन बच्चों में सिस्टिनोसिस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, सिस्टिनोसिस के कारण।